हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डीबग एंड डिप्लॉय। तो आज हम लोग अपनी कंप्लीट सी ट्यूटोरियल्स विद प्रोजेक्ट सीरीज़ के सेकंड लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं, यानी कि 9th वीडियो पे आ चुके हैं, जिसमें हम कुछ और सी की लाइब्रेरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की लाइब्रेरी की। तो इसमें ये लाइब्रेरी किस लिए बनाई गई और इसका काम क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे और इसके क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं। तो ये लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट कीबोर्ड स्क्रीन्स और फाइल्स को हैंडल करने के लिए बनाई गई थी। इसके फंक्शंस भी कुछ इसी तरीके के हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है printf, जिसका हम लोग अपनी पूरी सीरीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किए हैं। हर जगह पे जहाँ पे हमको प्रिंट करना हुआ है वैल्यू को, वहाँ पे हम printf का यूज़ किए हैं। दूसरा scanf है, उसका भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए हैं। यूज़र इनपुट में इसने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद अगला है गेट कार और पुट कार। ये क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर के इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं। ये केवल कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए बनाए गए हैं। गेट कार और पुट कार दोनों का सेम वर्क है, इनपुट लेने का और आउटपुट देने का। गेट कार का इनपुट लेने का है, पुट कार का आउटपुट देने का है। उसके बाद आता है गेट एस और एफ गेट एस। अब ये हमारे जो दोनों फंक्शंस हैं, ये स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के फंक्शंस हैं। ये दोनों फंक्शंस हमारे string.h में नहीं होते हैं, ये stdio.h में ही हमको मिल जाते हैं। इनसे हम स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं, लेकिन फाइनली ये हमको जो हमारा स्टोर करता है स्ट्रिंग को, वो कैरेक्टर टाइप एरे में ही स्टोर करता है। बाकी दोनों के अपने वेरिएशंस हैं। इसके बारे में आप लोग और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं बाकी सोर्सेस को देख के। बाकी पुट एस और एफ पुट एस हैं, यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग्स को राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद एफ ओपन एफ क्लोज, ये दोनों फंक्शंस फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये फाइल मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। फाइल मैनेजमेंट एक पूरी सी प्रोग्रामिंग की ब्रांच है, जहाँ पे हम सिस्टम के अंदर की फाइल्स को सी प्रोग्राम की मदद से राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके के फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हमारे पास एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ भी है, जो फाइल इनपुट आउटपुट में हमारा यूज़ करते हैं, यानी कि फ़ाइल की एडिटिंग में और उसकी प्रिंटिंग में हमारा यूज़ करते हैं। जैसे कि फ़ाइल में कुछ डेटा लिखा है, हमको उस डेटा को प्रिंट करना है अपनी सी प्रोग्राम में, तो हम एफ प्रिंटएफ का यूज़ करेंगे। हमको उस डेटा में कुछ एडिटिंग करनी है, तो हम एफ स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये वर्क होता है। उसके बाद एफ सीक, एफ टेल और रिवाइंड, ये फाइल में होता क्या है हमारे में कि एक कर्सर होता है हर फाइल पे या हर सी प्रोग्राम में। वो कर्सर 1 बाय 1 फाइल को रीड करता है। तो ये एफ सीक, एफ टेल और एफ रिवाइंड उस कर्सर की पोजीशन को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम उसको 1 बाय 1 यूज़ करने के बजाय अलग अलग पोजीशंस पे यूज़ करना चाहते हैं फाइल की, तो हम इन 3 फंक्शंस का यूज़ करेंगे, जैसा इसमें फाइल पोजीशनिंग में भी लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है stdlib.h। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। ये मेमोरी एलोकेशन, कन्वर्जन्स, रैंडम नंबर्स जैसे जो हमारी जनरल यूटिलिटीज़ हैं उसमें यूज़ होती है। जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में मेलॉक कैलॉक के बारे में बात किए थे, रियल लॉग, फ्री, इन सब के बारे में बात की थी। ये इसी लाइब्रेरी के अंदर आने वाले फंक्शंस हैं। अगर आपको इनका यूज़ करना है तो आपको इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल यानी कि एग्जिट और अबॉर्ट, ये दोनों वो फंक्शन हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने में ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद अगले हैं रैंड और एस रैंड, ये दोनों रैंडम नंबर जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। इनका भी काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद आगे हैं कन्वर्जन्स के फंक्शन, जैसे कि ए टू आई, ए टू एफ, str टू आई, str टू डी। ये सब क्या है, स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं, या स्ट्रिंग से लॉन्ग या डबल में कन्वर्जन में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी है हमारी string.h। इसके बारे में हमने एरेज और स्ट्रिंग वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी काफ़ी डिटेल में बात की थी। यहाँ पे इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, स्टर लेन, स्टर सी पी वाई, स्टर एन सी पी वाई,
इन तीनों के बारे में हमको मालूम है। स्टर लेंथ के लिए यूज़ होता है स्टर CPY, और स्टर NCPY कॉपी के लिए यूज़ होता है। दोनों फंक्शंस वेरिएशंस हैं कॉपी करने के। स्ट्रिंग के लिए कंकैटिनेशन के लिए दो फंक्शन है, तो हमारे पास strcat और strncat। उसके बाद हमारे पास एक कंपैरिजन में स्टर CMP, स्टर NCMP जो कंपेयर करते हैं। सर्च में हमारे पास स्टरकार और str स्टर हैं जो हमारे कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग की फाइंडिंग में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ और फंक्शन हैं जिसके बारे में हमने वहाँ पे बात नहीं की थी। मेम CPY, मेम मूव, ये दोनों मेमोरी ब्लॉक्स को कॉपी करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी हम सीधे सीधे मेमोरी मैनेजमेंट कर दे रहे हैं स्ट्रिंग्स का। उसके बाद मेम सेट मेमोरी को फिल करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि जैसे मुझे किसी मेमोरी ब्लॉक में कोई वैल्यू सेट करनी है तो मैं मेम सेट का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद बात आती है मेम CMP की। मेमोरी ब्लॉक्स के कंपैरिजन में ये यूज़ होता है, यानी अगर हमको डायरेक्टली स्ट्रिंग में फंक्शंस यूज़ करने की जगह पे मेमोरी से ज़्यादा अटैच होकर काम को करना है तो हम इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से math.h है। math.h में हम मैथमेटिकल फंक्शंस की ज़्यादा बात करेंगे। हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं जो हमको मैथमेटिक्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करने में इजीली हेल्प करेंगे, जैसे कि SQRT, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ होता है। POW, ये x की पावर y, जैसे कि मैंने दो आर्गूमेंट दे दिए तो पहले आर्गूमेंट को वो बेस लेगा, दूसरे आर्गूमेंट को एक्सपोनेंट लेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट दे देगा। उसके बाद sin x, cos x, tan x, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ होते हैं। a sin x, a cos x, a tan x इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ होते हैं। log x और log 10x लॉगरिदमिक्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि log बेस e के लिए log x का हम यूज़ करेंगे और log बेस 10 के लिए हम log 10x का यूज़ करेंगे। उसके बाद फैब एस की बात करते हैं। फैब एस क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है, हमको रिटर्न करता है। उसके बाद हमारे पास सील और फ्लोर है, ये दोनों हमारे सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन के बारे में अगर आपको आइडिया हो कि सीलिंग फंक्शन क्या होता है, कि अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसका जो हाईएस्ट नियरेस्ट इंटीजर होता है उसको रिटर्न करता है, और फ्लोर वैल्यू लोएस्ट नियरेस्ट इंटीजर को रिटर्न करता है। जैसे अगर 6.5 है तो उसका सीलिंग फंक्शन होगा 7 और उसका फ्लोर फंक्शन होगा 6। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ctype.h। ये कैरेक्टर हैंडलिंग के लिए स्पेसिफिकली एक लाइब्रेरी बनाई गई है। जैसे कि पहला क्या है, इज़ अल्फ़ा, ये चेक करता है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है। इज़ डिजिट, वो चेक करता है कि ये जो हमारा कैरेक्टर है वो डिजिट है कि नहीं है। फिर उसके बाद इज़ एल नम, ये चेक करता है कि अल्फ़ाबेट या डिजिट में से कोई एक तो नहीं है। उसके बाद इज़ लोअर, इज़ अपर, ये केस चेक करने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद टू लोअर टू अपर, ये कन्वर्ट करने के लिए केस में यूज़ होता है, यानी कि हमको केवल कैपिटल लेटर्स चाहिए, केवल स्मॉल लेटर्स चाहिए तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद इज़ स्पेस, ये चेक करता है कि जो हमारा कैरेक्टर वो कोई वाइड स्पेस तो नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है time.h। time.h का यूज़ आपको तब ज़्यादा होगा जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम्स को बनाएंगे, जहाँ पे जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उनकी शेड्यूलिंग में, उनकी सीक्वेंसिंग में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होगा। तो इसके फंक्शंस क्या हैं? टाइम, ये हमको करेंट टाइम बता देगा। क्लॉक, CPU टाइम इसमें यूज़ होता है, जैसे कि पहले वाले में वो क्या है, हमको प्रॉपर टाइम बताएगा। सेकेंड सिंस 1 जनवरी 1970 के बारे में बताएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो CPU टाइम यूज़ बताएगा हमको। फिर उसके बाद डिफ टाइम, हमको दो टाइम के बीच में डिफरेंसेस बताएगा। सी टाइम कन्वर्ट करेगा टाइम को स्ट्रिंग में। ASC टाइम कन्वर्ट करेगा स्ट्रक्ट टाइम को स्ट्रिंग में। उसके बाद लोकल टाइम और GM टाइम कन्वर्ट करेगा लोकल और UTC टाइम में। उसके बाद STRF टाइम हमारा फॉर्मेट करेगा डेट और टाइम के बीच में, डेट या टाइम को फॉर्मेट करेगा बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा stdbool.h। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी लाइब्रेरी है सबसे पहले C99 यानी कि C का 1999 में जो वर्जन आया था वहाँ पे सबसे पहले यूज़ होना स्टार्ट हुई थी। तो उससे पहले के जितने भी C के वर्जन्स हैं वहाँ पे आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप इसका यूज़ ANSI C या फिर ISO C में करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा।
तो ये क्या करता है, हमको बूलियन वैल्यू दे देता है। जैसे हमने पहले देखा था कि हमको ज़ीरो और नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ की मदद से मैनेज करना पड़ता था ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। यहाँ पे सीधे सीधे हमको ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे रहा है फंक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा std bool डॉट एच। मेरे ख्याल से ये हेडलाइन कॉपी हो गई है। बेसिकली ये होना चाहिए कॉम्प्लेक्स डॉट एच। कॉम्प्लेक्स डॉट एच भी C99 में ही आया था, 1999 में ही आया था सबसे पहले। यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मैनेज करने के लिए एक फ़ीचर मिल जाता है। यहाँ पे हम इमेजिनरी यूनिट भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है सी रियल, इससे हम रियल पार्ट उसका ले सकते हैं नंबर का। फिर CIMAG हम उसके आप कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट को ले सकते हैं। फिर CABS से हम वो जो हमारा नंबर बना है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो अब ये इस वीडियो के बाद हम एक ही वीडियो और बनाएंगे इस सीरीज़ में, जो होगा प्रोजेक्ट पे। हम एक C प्रोग्राम की मदद से जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं अपने प्रीवियस 9 वीडियोस में, उन सब का हम यूज़ करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे जाके। ये वीडियो बनाने का जो मेरा बेसिक पर्पस था वो ये था कि कई बार हम लोग लैंग्वेजेस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमको लाइब्रेरीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स में या प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम पे हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि कौन सा फंक्शन यूज़ करें। हम क्या होता है कि कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार हर तरीके की लाइब्रेरी से, हर तरीके के फंक्शन से आपको एक बार मैंने इंटरेक्ट करा दिया। अब उसके बाद और भी लाइब्रेरीज़ हैं, और भी फंक्शंस हैं, लेकिन ये वो बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं जिनका आपको कई जगहों पे यूज़ हो सकता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने साथ याद रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अब मैंने अपने 9 वीडियोस के साथ करीब अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है। अब मैं एक वीडियो और इसमें अपलोड करूँगा प्रोजेक्ट पे। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो पूरी कंप्लीट सी ट्यूटोरियल सीरीज़ है, ये अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने बाकी सर्कल में भी इसको सर्कुलेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे हम लोग आगे भी इस तरीके की सीरीज़ को लेकर आ पाएँ। उसके बाद और भी तरीके की लैंग्वेजेस इस समय चल रही हैं, पाइथन चल रही है, जावा चल रही, कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, DSA के कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स इस समय बहुत बूम में हैं, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत बूम में हैं। तो इस तरीके से आगे भी हम लोग अलग अलग सीरीज़ लेकर आते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, यही हम लोग की आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि हम एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि अपने से चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपने से अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और एक रोज़ प्रोग्रामिंग करने की हैबिट को डेवलप करें। मैंने यही कोशिश की है आपके साथ कि मैं आपको रोज़ एक दो क्वेश्चन दे के एक आपकी हैबिट डेवलप करवा पाऊँ प्रोग्राम्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब आगे ही इसी तरीके से मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग अपने सी के करियर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो, यही मेरी पूरी कोशिश रही है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।